आंकड़े, स्रोत और संकलन। आप आंकड़ों के विभिन्न प्रकार देखे और उपयोग कर चुके हैं। उदाहरण के लिए दूरदर्शन पर प्रत्येक समाचार बुलेटिन के अंत में मुख्य शहरों के अभिलिखित तापमान प्रदर्शित किए जाते हैं। उसी प्रकार भारत के भूगोल पर लिखी गई पुस्तक जनसंख्या की वृद्धि एवं वितरण और विभिन्न फसलों, खनिज और औद्योगिक उत्पादों संबंधी आंकड़ों को तालिका के रूप में दर्शाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उनका अर्थ क्या है? ये आंकड़े कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने के लिए वे किस प्रकार से तालिकाबद्ध एवं प्रक्रमित किए जाते हैं? इस अध्याय में हम आंकड़ों के इन पक्षों पर विचार विमर्श करेंगे और इन अनेक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। आंकड़े क्या हैं? आंकड़ों की ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया गया जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करती है। आधार सामग्री एकमात्र माप है। हम प्रायः समाचार पढ़ते हैं, जैसे बाड़मेर में लगातार 20 सेंटीमीटर वर्षा अथवा 24 घंटों में बांसवाड़ा में निरंतर 35 सेंटीमीटर वर्षा, तथा सूचना जैसे रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली मुंबई की दूरी वाया कोटा बड़ोदरा 1305 किमी है और वाया इटारसी माड़ 1542 किमी है। यह संख्यात्मक सूचना आंकड़ा कहलाती है। यह आसानी से अनुभव किया जा सकता है कि आज के संसार में बड़ी संख्या में आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी इन आंकड़ों से तार्किक निष्कर्ष निकालना उस समय कठिन हो जाता है जब कि ये अपरिष्कृत रूप से होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित कर लेना महत्वपूर्ण है कि मापी गई सूचना पर प्रतीक गणितीय रूप से प्राप्त की गई है, ताकि तार्किक रूप से निर्गमित किए गए हैं अथवा सांख्यिकी विधि से परिकलित की गई है। सूचना को एक प्रश्न के अर्थपूर्ण उत्तर अथवा अर्थपूर्ण उद्दीपक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे अगले प्रश्नों में सोपानित किया जा सकता है। आंकड़ों की आवश्यकता। भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त परिघटनाओं के वितरण और वृद्धि से सारणीबद्ध रूप से आंकड़ों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पर बहुत सी परिघटनाओं के मध्य अंतर संबंध होते हैं। ये अन्योन्य क्रियाएं बहुत सी चरों द्वारा प्रभावित होती हैं, जिनकी सबसे अच्छी व्याख्या मात्रात्मक रूप से की जा सकती है। आज उन चरों की सांख्यिकी विश्लेषण आवश्यक हो गया है। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र के साथ प्रारूप के अध्ययन के लिए फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, फसल की उत्पादकता और उत्पादन, सिंचित क्षेत्र, वर्षा की मात्रा और उर्वरक, कीटनाशक और पीड़कनाशी के प्रयोग जैसे निवेश के बारे में सांख्यिकी सूचना का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से किसी क्षेत्र में एक नगर के विकास के अध्ययन के लिए कुल जनसंख्या घनत्व, प्रवासियों की संख्या, लोगों के व्यवसाय, उनके वेतन, उद्योग, यातायात और संचार के साधनों से संबंधित आंकड़े आवश्यक होते हैं। इस प्रकार आंकड़े भौगोलिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अपने एक व्यक्ति की कहानी सुनी होगी जो अपने पत्नी और 5 साल के बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था। उस रास्ते में उसे एक दिन नदी पार करनी थी। सबसे पहले उसने 4 बिंदुओं की गहराई 0.6, 0.8, 0.5, 1.5 मीटर के रूप में मापी। उसने औसत गहराई 0.95 मीटर निकाली। उसके बच्चे की लंबाई 1 मीटर थी, इसीलिए उसने उसे नदी पार करने के लिए उतार दिया और उसका बच्चा नदी में डूब गया। दूसरे दिन दूसरे किनारे पर वह चिंतन करता हुआ बैठ गया। लेखा जोखा था तो बच्चा डूब का है लेखा जोखा था तो बच्चा डूबे कहाँ है? बच्चा क्यों डूब गया जब गहराई सभी की पहुंच में थी? इसे सांख्यिकी दोष कहते हैं, जो कि आपको यथार्थ स्थिति में से भ्रमित कर सकता है। इसीलिए तथ्यों और आकारों को जानने के लिए आंकड़े को एकत्र करना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। आज सांख्यिकी विधियों का उपयोग विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण और निष्कर्षों को निकालने पर भूगोल, साहित्य, लगभग सभी शास्त्रों में जो कि आंकड़ों का उपयोग करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परिघटनाओं का सांद्रण भिन्न पाया जाता है, जैसे कि जनसंख्या, वन अथवा यातायात या संचार नेटवर्क न केवल स्थान और समय के अनुसार बल्कि आंकड़ों के उपयोग से आसानी से समझा जा सकता है। इन शब्दों में आप कह सकते हैं कि चारों के बीच संबंधों की व्याख्या करने में गुणात्मक विश्लेषण से मात्रात्मक विश्लेषण में स्थानांतरण है। इसीलिए इन दोनों विश्लेषणात्मक साधन और तकनीकी विषय को और अधिक तार्किक बनाने और परिशुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। आंकड़ों के एकत्रीकरण और संकलन के आरंभ से ही उनके स्मरणीय संगठन, क्रमबद्धता और सक्रियात्मक विश्लेषण
तक जब तक कि निष्कर्ष प्राप्त न हो जाए परिशुद्ध सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों के स्रोत आंकड़े निम्नलिखित विधियों से एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। जो आंकड़े प्राथमिक यानी प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था, संगठन अथवा संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। दूसरी तरफ जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। चित्र 1.1 में आंकड़ा संग्रह की विभिन्न विधियां दर्शाई गई हैं। प्राथमिक आंकड़े के साधन, व्यक्तिगत प्रेक्षण। यह सूचनाओं के उस संग्रह की ओर संकेत करता है जो व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा एकत्र किया जाता है। क्षेत्र सर्वेक्षण के द्वारा भू आकृति के लक्षण, प्रारूप, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार के साथ साथ जनसंख्या, संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, परिवहन और संचार के साधन, नगरीय और ग्रामीण आदिवास आदि के बारे में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। फिर भी व्यक्तिगत आंकड़ों के संग्रह की विधियां। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक में व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, अन्य विधियां। द्वितीयक आंकड़े में प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी प्रकाशन, समाचार पत्र। अप्रकाशित स्रोत में सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत या गैर सरकारी अभिलेख, अन्य प्रलेख। आंकड़े के संग्रह की विधियां। प्रेक्षण करते समय उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए विषय का सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञान दृष्टिकोण होना चाहिए। साक्षात्कार। इस विधि में शोधकर्ता उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष सूचना, संवाद और बातचीत द्वारा प्राप्त करता है। फिर भी साक्षात्कारकर्ता को क्षेत्र के लोगों से साक्षात्कार करते समय निम्नलिखित सावधानियां को बरतना चाहिए। लोगों से साक्षात्कार द्वारा जिन सूचनाओं को इकट्ठा करना है उन विषयों की एक परिशुद्ध सूची तैयार कर लेनी चाहिए। दूसरा, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्तियों को सर्वेक्षण के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। कोई भी संवेदनशील प्रश्न पूछने से पहले उत्तर देने वाले को विश्वास में लेना चाहिए और उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। अनुकूल वातावरण होना चाहिए जिससे उत्तर देने वाला बिना झिकझिक के तथ्यों को स्पष्ट कर सके। प्रश्न को भाषा, साधारणता और शिफ्ट होना चाहिए जिससे उत्तर देने वाला प्रेरित होकर सहज ही प्रश्न से संबंधित सूचना देने के लिए सहमत हो जाए। ऐसे प्रश्नों को पूछने से बचना चाहिए जिससे उत्तर देने वाले को आत्मसम्मान अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। साक्षात्कार के अंत में उत्तर देने वालों से पूछना चाहिए कि वह जो सूचना दे चुके हैं इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी दे सकते हैं। उन्हें आपके लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। प्रश्नावली, अनुसूची। इस विधि में साधारणतः प्रश्नों और उसके संभावित उत्तर एक साथ कागज पर लिखे रहते हैं और उत्तर देने वाले को दिए गए विकल्पों में से कहीं सही उत्तर पर निशान लगाना होता है। कई बार प्रश्नावली में संरचनात्मक प्रश्नों का एक समूह लिखा रहता है और उत्तर देने वाले के विचार जानने के लिए पर्याप्त स्थान दिया रहता है। यदि केवल वृत्तांत प्रश्नों के माध्यम से लोगों के विचार को एकत्र करने की जरूरत है तो इसे प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली में सर्वेक्षण के उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित होने चाहिए। यह विधि बड़े क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए उपयोगी होती है। प्रश्नावली को दूरवर्ती क्षेत्रों में भी भेजा जा सकता है। इस विधि की सीमा यह है कि आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए केवल साक्षर और शिक्षित लोगों से ही संपर्क किया जा सकता है। प्रश्नावली से मिलती जुलती, जिसमें 5 जांच पड़ताल से जुड़े प्रश्न दिए रहते हैं, उसे अनुसूची कहा जाता है। प्रश्नावली और अनुसूची में केवल यह अंतर होता है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वाला प्रश्नावलियों को स्वयं भरता है, जबकि सूची में परिगणक उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है। प्रश्नावली की तुलना में अनुसूची का मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा सूचना शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही उत्तर देने वालों से एकत्र की जा सकती है। एक अनुसूची को भरने के लिए गणनाकर्ता को पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। अन्य विधियां, मृदा और जल के गुणों से संबंधित आंकड़े सीधे क्षेत्रों से मृदा, कीट और जल गुणवत्ता कीट का उपयोग करते हुए उनका विश्लेषण विशेषताओं को माप कर एकत्र किए जाते हैं। इस तरह क्षेत्र वैज्ञानिकी के उपयोग से फसलों और वनस्पति के स्वास्थ्य के बारे में आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। चित्र 1.2 फसल के स्वास्थ्य को माप लेते हुए क्षेत्र वैज्ञानिक। द्वितीय आंकड़े
आंकड़ों के द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आंकड़ों के प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत आते हैं, जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रलेख और रिपोर्ट सम्मिलित किए जाते हैं। प्रकाशित साधन: सरकारी प्रकाशन विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकार के प्रशासन और जिलों के बुलेटिन द्वितीयक सूचनाओं के महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रकाशित भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मौसम रिपोर्ट, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी सारांश और विभिन्न आयोगों द्वारा प्रकाशित आवधिक रिपोर्ट सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ सरकारी प्रकाशन चित्र 1.3 में दर्शाए गए हैं। कुछ सरकारी प्रकाशन द नेशनल एटलस ऑफ इंडिया वॉल्यूम सेकंड, ये पॉल्यूशन टोटल्स दिखा रखा है। ये डायरेक्ट कैटेगरी ग्राफ जो साफ दिख नहीं रहा है। अर्ध सरकारी प्रकाशन इस श्रेणी के अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरण और विभिन्न नगरों और शहरों के नगर निगमों और जिला परिषदों के प्रकाशन और रिपोर्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के अंतर्गत वार्षिक संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र अभिकरण वैज्ञानिकी तथा सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य व कृषि परिषद FAO आदि द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और मोनोग्राफ सम्मिलित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन जो अधिक छपते हैं वे हैं डेमोग्राफिक ईयरबुक, स्टैटिस्टिकल ईयरबुक और मानव विकास रिपोर्ट। चित्र 1.4 में कुछ संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन की बुकें दिखाई गई। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 की और ये 2000 की UN की साइन देख रखी है। निजी प्रकाशन इस श्रेणी के अंतर्गत समाचार पत्रों और निजी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित वार्षिक पुस्तिका, सर्वेक्षण, शोध रिपोर्ट और प्रबंधन आते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं: दैनिक समाचार पत्र और साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं द्वितीयक आंकड़ों के आसानी से प्राय स्रोत हैं। इलेक्ट्रॉनिक: यह स्रोत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विशेषकर इंटरनेट द्वितीयक आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है। अप्रकाशित साधन: सरकारी प्रलेख द्वितीयक आंकड़ों के अन्य स्रोत अप्रकाशित रिपोर्ट, मोनोग्राफ और प्रलेख हैं। ये प्रलेख सरकार के विभिन्न स्तरों पर अप्रकाशित रिकॉर्डों के रूप में तैयार किए और अनुरक्षित रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए गांव के स्तर पर राजस्व अभिलेख गांव के पटवारियों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो एक गांव स्तर की सूचनाओं का महत्वपूर्ण साधन है। अर्ध सरकारी प्रलेखों में विभिन्न नगर निगम, जिला परिषदों और लोक सेवा विभाग द्वारा तैयार और अनुरक्षित की गई आवधिक रिपोर्ट और विकास योजना सम्मिलित की जाती है। निजी प्रलेख इसके अंतर्गत कंपनियों, व्यापारी संघों, विभिन्न राजनीतिक और अराजनीतिक संगठनों और निवासी कल्याण संघों के अप्रकाशित रिपोर्ट और रिकॉर्ड सम्मिलित किए जाते हैं। आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण: प्राथमिक और द्वितीयक साधनों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े प्रारंभ में बहुत कम समझ में आने वाली सूचनाओं के एक उलझे समूह के रूप में दिखाई देते हैं। यह आंकड़ा संरचना कच्चा आंकड़ा कहलाती है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने और उपयोग में लाने के लिए उन अपरिष्कृत कच्चे आंकड़ों के सारणीयन और वर्गीकरण की जरूरत होती है। सांख्यिकी सारणीयन आंकड़ों और को संक्षिप्त करने और प्रस्तुत करने के सबसे साधारण उपायों में से एक है। यह आंकड़ों की कॉलम और पंक्ति में की गई एक सुव्यवस्थित व्यवस्था। इस सारणी का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण को आसान और तुलना को सरल बनाना है। इस सारणी से पाठकों को वांछित सूचना शीघ्र मिल जाती है। इस प्रकार तालिकाएं विश्लेषक के लिए कम स्थान में आंकड़ों के विशाल समूह को प्रस्तुत करना संभव बनाती हैं। आंकड़ों का संग्रहण और प्रस्तुतिकरण: आंकड़ों का संग्रहण सारणीयन और सारणी रूप में प्रस्तुतिकरण या तो निरपेक्ष रूप से प्रतिशत में अथवा संकेत सूची के रूप में होता है। निरपेक्ष आंकड़ा: जब आंकड़ों अपने मूल्य रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे निरपेक्ष आंकड़े अथवा कच्चे आंकड़े कहते हैं। उदाहरण के लिए एक देश अथवा राज्य की कुल जनसंख्या, एक फसल अथवा एक विनिर्माण उद्योग का कुल उत्पादन आदि। सारणी 1.1 भारत और उसके कुछ चुने हुए राज्यों की जनसंख्या के निरपेक्ष आंकड़े दर्शाती है। प्रतिशत अनुपात: कई बार आंकड़े अनुपात अथवा प्रतिशत के रूप में सारणीबद्ध किए जाते हैं जो कि एक समान प्राचाल्य से परिकलित होते हैं, जैसे साक्षरता दर अथवा जनसंख्या की वृद्धि दर। कृषि उत्पादों अथवा औद्योगिक उत्पादों
का प्रतिशत आदि सारणी 1.2 विभिन्न दशकों की भारत की साक्षरता दर को प्रकाशित प्रतिशत में प्रस्तुत करती है। भारत और चुने हुए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या 2011 भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य केंद्र शासित का कोड कुल जनसंख्या व्यक्ति पुरुष और स्त्री 1 2 3 4 5 के क्रम में भारत जो 1 करोड़ 21 लाख 121 करोड़ 5 लाख 59,573 62 करोड़ 31 लाख 21,843 58 करोड़ 74 लाख 43,730 स्त्री। जम्मू और कश्मीर में 1 करोड़ 25 लाख 41,302 66,40,662 59,640 हिमाचल प्रदेश में 68,64,602 34,81,873 33,82,729 पंजाब में 2,77,43,338 1,46,39,465 1,31,03,837 चंडीगढ़ में 10,55,445 5,80,663 4,74,787 उत्तराखंड में 1,86,292 51,37,773 49,48,519 हरियाणा 2,53,51,462 1,34,94,734 1,18,56,728 राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली 1,67,87,941 89,87,326 78,615 राजस्थान में 6,85,48,437 3,55,50,997 3,29,97,440 उत्तर प्रदेश 19,98,12,341 10,44,80,510 9,53,31,831 बिहार में 10,40,99,452 5,42,78,157 4,98,21,295 पहला भारत की सभी प्रादेशिक सीमाओं सहित, दूसरा पीओके रहित, तीसरा राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। साक्षरता दर का परिकलन इस प्रकार किया जाता है। कुल साक्षर व्यक्ति बट्टे कुल जनसंख्या गुणे 100। साक्षरता दर 1951 से 2011 तक पुरुष स्त्री व्यक्ति आवार्षिक 1951 में 18.33 जिसमें पुरुष 27.16 स्त्री 8.86 1961 में 28.3 40.4 15.35 1971 में 34.45 45.96 21.97 1981 में 43.57 56.38 29.76 1991 में 52.21 64.13 39.29 2001 में 64.84 75.85 54.16 2011 में 73.04 80.9 64.6 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकीय माप है जिसे चर अथवा समय, भौगोलिक स्थिति या दूसरी विषमताओं के संदर्भ में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह सूचकांक न केवल समय के साथ हुए परिवर्तनों की माप करता है बल्कि विभिन्न स्थानों, उद्योगों, नगरों अथवा देशों की आर्थिक दशाओं की तुलना भी करता है। सूचकांक का उपयोग व्यापक रूप से अर्थशास्त्र और व्यवसाय में लागत और मात्रा में आए परिवर्तन को देखने के लिए किया जाता है। सूचकांक के परिकलन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, फिर भी साधारण समुच्चय विधि सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। Q1/Q0 इंटू 100 समेशन Q1 बराबर वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग समेशन Q0 बराबर आधार वर्ष के उत्पादन का योग। साधारणतः आधार वर्ष का मूल्य 100 लिया जाता है और उसके आधार पर सूचकांक की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए तालिका 1.3 भारत में लौह अयस्क के उत्पादन और 1970 से 71 में
को आधार वर्ष मानते हुए 1970 से 71 और 2000 से 2001 तक के सूचकांकों में परिवर्तन को दर्शाती है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन वर्ष उत्पादन मिलियन परिकलन सूचकांक 1970 से 71 में 32.5 थी, तो 32.5 बटे 32.5 गुणे 100 यानी 100 सूचकांक मिल गया। 1980 से 81 में 42.5, 42.2 बटे 32.5 गुणे 100 यानी 130। 1990 से 91 में 53.7 बटे 32.5 गुणे 100 165। 2000 से 2001 में 67.4 बटे 32.5 गुणे 100 यानी 207। स्रोत भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2005 से लिया गया। आंकड़ों का प्रक्रमण। कच्चे आंकड़ों का प्रक्रमण करने के लिए चयनित वर्गों में उनके सारणीयन और वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए तालिका 1.4 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि वे किस प्रकार क्रमित किए गए हैं। हम देख सकते हैं कि दिया गया आंकड़ा अवर्गीकृत है, इसलिए सबसे पहला कदम अपरिष्कृत आंकड़ों की मात्रा का बोधगम्य लघुकरण करके उनको वर्गीकृत करना है। आंकड़ों का वर्गीकरण। कच्चे आंकड़े के वर्गीकरण के लिए श्रेणियों की संख्याओं को निर्धारित करना होता है, जिसमें अपरिष्कृत आंकड़े अपने अंतराल के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं। वर्ग अंतराल का चुनाव और वर्गों की संख्या अपरिष्कृत आंकड़ों के परिसर और वर्गीकरण के उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं। तालिका 1.4 में दिए गए कच्चे आंकड़ों 2 से 96 तक है। सुविधा के लिए हम आंकड़ों को प्रत्येक वर्ग में 10 इकाइयों के अंतराल के साथ 10 वर्गों में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आदि। तालिका 1.5 में दिखाई गई सारणी 1.4 भूगोल विषय में 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं, जो 47, 2, 39, 64, 22, 46, 28, 2, 9, 10, 89, 96, 74, 6, 26, 15, 92, 84, 84, 90, 32, 22, 53, 62, 73, 97, 37, 44, 67, 50, 18, 51, 36, 58, 28, 65, 63, 59, 75, 70, 56, 58, 43, 64, 74, 12, 35, 42, 68, 80, 64, 37, 17, 31, 41, 71, 56, 83, 59 और 90। वर्गीकरण की प्रक्रिया। जब एक बार वर्गों की संख्या और प्रत्येक वर्गों का वर्ग अंतराल निश्चित कर लिया जाता है, तब कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि तालिका 1.5 में दर्शाया गया है, यह एक प्रचलित विधि है जिसे फोर एंड क्रॉस विधि या मिलान चिन्ह के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले वर्ग की प्रत्येक इकाई के लिए जिसके अंतर्गत वह आता है, एक मिलान चिन्ह निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए कच्चे आंकड़ों में पहली संख्या 47 है, जो 40 से 50 के वर्ग में आती है। सारणी 1.5 में तीसरे कॉलम में एक मिलान चिन्ह अंकित कर दिया जाता है। सारणी 1.5 आवृत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए मिलान चिन्ह। वर्ग कच्चे आंकड़े की संख्या, मिलान चिन्ह व्यक्ति की संख्या 0 से 10, 2, 2, 9 और 6 यानी 4 हो गए। कुल संख्या 4 व्यक्ति। 10 से 20 में 10, 15, 18, 12 और 27 यानी 5 हो गए, 5 दिखाया गया। 20 से 30 में 22, 28, 26, 22, 28 कुल टोटल 5 तो 5 दिखाया। 30 से 40 में 39, 32, 37, 36, 35, 37, 31 कुल टोटल 7। 5 वाले अब फिर से 2 अलग। 40 से 50 के बीच में 47, 46, 44, 43, 42, 41, 5 और 1 अलग, 6 कुल हैं। 50 से 60 के बीच में 53, 57, 50, 51, 58, 59, 56, 58, 56, 59, 5 और 3 अलग यानी कुल टोटल 5 5 के बन रहे थे यानी 10 बनेंगे। 60 से 70 के बीच में 64, 62, 67, 65, 63, 64, 68 और 64 5 5 के आंकड़े बन गए। 70 से 80 के बीच में 74, 73, 75, 70, 74, 71 5 और 3 यानी 6 बन गए। 80 से 90 में 89, 84, 84, 80 और 83 यानी 5 1 6 यानी 5 बन रहे हैं। 90 से 100 के बीच में 96, 92, 90 और 90 यानी 4 कुल टोटल बन रहे हैं। ये आंकड़े दिखाए गए। समेशन यह बराबर n बराबर 60 को प्रदर्शित करता है। आवृत्ति वितरण। तालिका 1.5 में हम मात्रात्मक चरों के कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत और वर्गानुसार सामूहिक
समूहित कर चुके हैं। मदों की संख्या तालिका 1.5 में चतुर्थ कॉलम में दिए गए स्थान आवृत्ति कहलाती है और कॉलम आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करता है और यह स्पष्ट होता है कि एक चर की विभिन्न मदों को कैसे वितरित किया गया है। आवृत्ति को साधारणतः साधारण या संचयी आवृत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। आवृत्ति वितरण वर्ग एफ और सी एफ दिखाए। 10 से 4 में 4 दिए गए थे, 10 से 20 में 5 और 9, 20 से 30 में 5 तो 14, 20 30 से 40 में तो 14 प्लस 7 21, 40 से 50 में 21 प्लस 6 27, 50 से 60 के बीच में 27 प्लस 10 37, 60 से 70 के बीच में 37 प्लस 8 45, 70 से 80 के बीच में 45 प्लस 6 51, 80 से 90 के बीच में 51 प्लस 5 56 और 90 से 100 के बीच में 56 प्लस 4 60, अर्थात एफ बराबर एन बराबर 60। साधारणतः आवृत्ति एफ द्वारा प्रदर्शित साधारण आवृत्ति प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तालिका 1.6 सभी वर्गों के लिए दी गई आवृत्ति का योग दी गई श्रेणी में व्यक्तिगत अवलोकन के कुल योगों को दर्शाता है। सांख्यिकी में यह n संकेतों से स्पष्ट किया गया है जो कि समेशन एफ के बराबर है। इसे समेशन एफ बराबर n बराबर 60 तालिका 1.5 1.6 की तरह व्यक्त किया गया है। संचयी आवृत्ति को सी एफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है जिसे प्रत्येक वर्ग में दो दी गई क्रमिक सामान्य आवृत्ति को पहले योग के साथ जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि तालिका 1.6 के कॉलम 3 में प्रदर्शित उदाहरण के तालिका 1.6 में पहली सामान्य आवृत्ति 4 है, अगली आवृत्ति 5 को 4 में जोड़ा गया है जिसका योग 9 है जो अगली संचयी आवृत्ति है। इस प्रकार प्रत्येक अगली संख्या को जोड़ते जाते हैं जब तक कि अंतिम संचयी आवृत्ति 60 प्राप्त नहीं हो जाती। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह n अथवा समेशन f के बराबर है। संचयी आवृत्ति का लाभ यह है कि एक व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि 27 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 50 से नीचे और अथवा 60 व्यक्तियों में से 45 व्यक्तियों के प्राप्तांक 70 से नीचे है। प्रत्येक सामान्य आवृत्ति इसके समूह अथवा वर्ग से संबंधित होती है। समूहों या वर्गों को तैयार करने के लिए अपवर्ती अथवा समावेशी विधि प्रयोग में लाई जाती है। अपवर्ती विधि जैसा कि तालिका 1.6 में सबसे पहले कॉलम में दो संख्याएं दर्शाई गई हैं। ध्यान दें कि एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा की जैसी है। उदाहरण के लिए एक वर्ग 20 से 30 की उच्च सीमा 30 है जो कि अगले वर्ग 30 से 40 को निम्न सीमा है। 30 दोनों वर्गों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कोई भी अवलोकन जिसका मूल्य 30 है उसी वर्ग में रखा जाएगा जिसमें यह निम्न सीमा पर आता है और उस वर्ग से निकाल दिया जाता है जिसमें यह प्रत्येक सीमा 20 से 30 पर है। इसीलिए इस विधि को अपवर्ती विधि कहते हैं। अब आप जान सकते हैं कि तालिका 1.4 के सभी सीमांत मूलक कहाँ जाएंगे। फिर से तालिका 1.6 देखिए और इसमें वर्गों को निम्न प्रकार से व्याख्या की गई है। 0 से 10 के नीचे 10 और 20 के नीचे 20 और 30 से नीचे 30 और 40 से नीचे 40 से 50 के नीचे 50 और 60 से नीचे 60 और 70 से नीचे 70 और 80 से नीचे 80 और 90 से नीचे 90 और 100 से नीचे। इस तरह के समूहीकरण श्रेणियों का विस्तार 10 इकाइयों तक होता है। उदाहरण के लिए 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 तक संख्याएं तीसरे वर्ग में आती हैं। आवृत्ति वितरण समावेशी विधि के लिए वर्ग एफ और सी एफ दे रखे। 0 से 9 4 4 में 10 से 19 5 5 और 9 20 से 29 5 यानी 14 30 से 39 14 प्लस 7 21 40 से 49 में 21 प्लस 6 27 50 से 59 में 27 प्लस 10 37 60 से 69 में 37 प्लस 8 45 69 से 70 से 79 में 45 प्लस 6 51 80 से 89 में 5 51 56 90 से 99 में 56 प्लस 4 60 अर्थात समेशन एफ बराबर n बराबर 60। समावेशी विधि इस विधि में एक मूल्य जो वर्ग की उच्च सीमा के मूल्य के समान होता है उसे उसी वर्ग में रखा जाता है, इसीलिए इस विधि को समावेशी विधि कहते हैं। इस विधि में वर्गों को अलग प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे तालिका 1.7 के पहले कॉलम में दिखाया गया साधारणतः वर्ग की उच्च सीमा में अगले वर्ग की निम्न सीमा से 1 का अंतर होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधि में भी वर्ग सीमा का विस्तार 10 इकाइयों तक होता है। उदाहरण के लिए 50 59 का वर्ग 10 मान यानी 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 तालिका 1.7 का समावेश करता है। इस विधि में उच्च और निम्न दोनों सीमाएं आवृत्ति वितरण को प्राप्त करने के लिए समाविष्ट की जाती हैं। आवृत्ति बहुभुज
आवृत्तियों वितरण का ग्राफ आवृत्ति बहुभुज के नाम से भी जाना जाता है। ये दो या दो से अधिक आवृत्ति वितरण की तुलना में सहायता करते हैं। दो आवृत्ति को दंड आरेख अथवा और रेखाचित्र के द्वारा दिखाया गया है। ये आयत वाले रंगीन और ओजाइक ओजाइक जब आवृत्ति को जोड़ दिया जाता है उसे संचयी आवृत्ति कहा जाता है, और जिस सारणी में सूचीगत किए जाते हैं उसे संचयी आवृत्ति सारणी कहते हैं। संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को ओजाइक कहते हैं, जिसका उच्चारण ओजाई है। इसका निर्माण या तो कमतर विधि लेस देन मेथड या अधिकतर विधि मोर देन मेथड द्वारा करते हैं। आवृत्ति वितरण बहुभुज विद्यार्थियों की संख्या 0 से 10 में 4, 10 से 20 में 5, 20 से 30 में 5, 20 30 से 40 में 7, 40 से 50 में 6, 50 से 60 में 10, 60 से 70 में 8, 70 से 80 में 6, 80 से 90 में 5, 90 से 100 में भी 4 के आसपास दिखाई गई है। विद्यार्थियों की संख्या जो 10 तक दिखाई गई हैं। कमतर विधि से हम श्रेणियों की उच्च सीमा से शुरू करते हैं और आवृत्ति को जोड़ते जाते हैं। अब जब इन आवृत्तियों को अंकित किया जाता है तो हमें एक उभरता हुआ वक्र प्राप्त होता है, जिसे तालिका 1.8 और चित्र 1.5 में दर्शाया गया। अधिकतर विधि में हम वर्गों को निम्न सीमा से शुरू करते हैं और संचयी आवृत्ति से प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को घटा देते हैं। जब ये आवृत्तियां अंकित की जाती हैं तब हम एक गिरता हुआ वक्र प्राप्त होता है, जैसा कि तालिका 1.9 और चित्र 1.6 में दर्शाया गया है। कमतर ओजायु और अधिकतर ओजायु की तुलनात्मक चित्र प्राप्त करने के लिए ऊपर के दोनों चित्रों 1.5 1.6 का संयोजन कर सकते हैं, जैसा कि तालिका 1.10 और चित्र 1.7 में दिखाया गया है। 1.8 आवृत्ति वितरण कमतर विधि जो दिखाई गई है। संचयी आवृत्ति यहाँ पे 0 से कम 10 से कम 20 से कम 30 से कम 40, 40 से कम 50 से कम 60 से कम 70 से कम 80 से कम 90 से कम 100 प्राप्तांक CF में, और इधर संचयी आवृत्ति 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक। कमतर विधि में आवृत्ति वितरण कमतर CF लिखिए 10 से कम 4, 20 से कम 9, 30 से कम 14, 40 से कम 21, 50 से कम 27, 60 से कम 37, 70 से कम 45, 80 से कम 51, 90 से कम 56, 100 से कम 60। कमतर ओजाइक विधि। आवृत्ति वितरण अधिकतर विधि। अब संचयी आवृत्ति 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70 से 0 से कम, 0 से अधिक 10 से अधिक 20, 20 से अधिक 30, 30 से अधिक 40 से अधिक 50 से अधिक 60, 60 से अधिक 70, 70 अधिक 80 से अधिक 90 प्राप्तांक CF दिखाएगा। अधिकतर ओजाइक आवृत्ति वितरण विधि में अधिकतर CF 0 से अधिक 60, 10 से अधिक 56, 20 से अधिक 51, 30 से अधिक 44, 40 से अधिक 38, 50 से अधिक 28, 60 से अधिक 20, 70 से अधिक 14 और 80 से अधिक 9, 90 से अधिक 4 दिखाई गई हैं। कमतर और अधिकतर ओजाइक विधि सारणी 1.10 प्राप्तांक कमतर अधिकतर 0 से 10 4, 60, 10 से 20 9, 56, 20 से 30 14, 51, 30 से 40, 21, 44, 30 से 40, 27, 38, 50 से 60, 37, 28, 60 से 70, 45, 20, 70 से 80, 51, 14, 80 से 90, 56, 9, 90 से 100, 60 और 4 अधिकतर के लिए दिखाई गई हैं, और कमतर के लिए ये प्राप्तांक जो 10 से 20 में दिखाई, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50, 60, 70 से 80, 90 से 100 तक दिखाई गई। 10, 20, 20, 40, 50, 60, 70 तक है। ये रेखा दोनों बीच में कट रही है। 30 से ऊपर कमतर और अधिकतर ओजाइक विधि के लिए प्रदर्शित की गई हैं।